नमस्कार प्यारे साथियों, चंद्रहासिनी एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 2025 का सबसे महत्वपूर्ण विषय पंचायती राज चालू करने वाले हैं, क्योंकि पंचायती राज का 2025 में चुनाव होगा। अतः इस साल के लिए यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके सारे पहलुओं को ध्यान से पढ़ना होगा। इनफैक्ट इस चैप्टर पे, इस विषय पे कंफ्यूजन होने की समस्या ज़्यादा होती है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं क्या होता है पंचायती राज। ठीक है, अच्छा चलिए तो ध्यान से आसान भाषा में समझते हैं पंचायती राज क्या है। पीएससी पेपर ले रहा है तो पंचायती राज की परिभाषा से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पंचायती राज स्थानीय प्रशासन क्या होता है। तो देखिए, स्थानीय प्रशासन क्या होता है, स्थानीय स्तर की समस्याओं का, स्थानीय स्तर की समस्याओं का स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होने वाला प्रशासन ही क्या है, स्थानीय प्रशासन। सामान्य भाषा में समझिए पंचायती राज क्या है। तो ग्रामीण स्तर के जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होने वाला प्रशासन ही क्या है, स्थानीय प्रशासन। और इसको जानना है, जिला स्तर पर ग्रामीण या शहरी आबादी के लिए होने वाला प्रशासन पंचायती राज या नगरीय निकाय कहलाएगा। देखिए, जिला स्तर पे यदि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन होगा तो पंचायती राज कहलाएगा, और नगरीय क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में होगा तो वो नगरीय निकाय कहलाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी इसका परिभाषा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन से आशय स्थानीय लोगों से चलने वाला लोकतांत्रिक व्यवस्था ही स्थानीय प्रशासन है। ये जो स्थानीय प्रशासन के प्रमुख बिंदुओं के बारे में हमें जानना है। तो चलिए, क्या क्या प्रमुख बिंदु है ध्यान से समझिए, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए, इन पहलुओं को समझिए। ये जो स्थानीय प्रशासन के बारे में आपसे पूछा जाता है, जनक के बारे में पूछा जाता है, जनक, या इसी को हम बोलते हैं पितामह। पितामह तो स्थानीय प्रशासन या पंचायती राज में 4 व्यक्तियों के नाम जानने हैं जनक में। कौन कौन से पहले नाम, लाड, एक तो जानना है लाड रिपन, बलवंत राय मेहता, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। इनके बारे में क्या क्या बातें हैं ये जानना है। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को क्यों बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक? तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1892 लाया और उसे पारित भी करवाया, और यह स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान करने हेतु लाया गया था। तो इस अधिनियम को, और लॉर्ड रिपन ने 1882 में जो अधिनियम लाया था, उस अधिनियम को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। यहाँ से प्रश्न जानना है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1882 के अधिनियम को कहा जाता है, जिसको किसने लाया? तो लॉर्ड रिपन ने लाया। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। चलिए अगले नाम की मैं बात करूं, तो अगले नाम आपको जानना है, बलवंत राय मेहता के नाम जानना है। क्या नाम जानना है? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता को स्थानीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता जी के बारे में, बलवंत राय मेहता एक समिति भी बनी थी, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आगे हम डील करेंगे उसको। तो बलवंत राय मेहता को स्थानीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तुकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता जी ने सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द दिया था। क्या दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द दिया था, तथा स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण का क्या दिया था? सुझाव दिया था। ठीक है, अगला नाम जानना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम जानना है, भारत के पहले प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन करने के कारण 2 अक्टूबर ये जो 1959 को राजस्थान के नल्लोर गांव के
नल्लोर जिला के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं राजीव गांधी जी के बारे में। राजीव गांधी जी के बारे में क्या जानना है, तो देखिए राजीव गांधी जी के बारे में हम आपको जानना है, आधुनिक भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है स्वर्गीय राजीव गांधी जी को कहा जाता है, क्योंकि राजीव गांधी जी ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का पहला प्रयास किया, हालांकि उनका यह पहला प्रयास असफल रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें, आगे ये जो पंचायती राज के शुभारंभ, पंचायती राज के शुभारंभ या लागू, पंचायती राज के शुभारंभ या लागू के बारे में बात करें तो देखिए भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ है 2 अक्टूबर 1959 को, पहली बार हुआ है। किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। किस राज्य में किया, तो राज्य है राजस्थान। राजस्थान का कौन सा जिला है, तो जिला है नागौर जिला। कौन सा जिला, नागौर। और नागौर जिला का कौन सा गांव है, तो बगदरी गांव में इन्होंने पंचायती राज का उद्घाटन किया। उसके बाद दूसरा बार कहाँ किया, तो दूसरा बार भी करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय शुभारंभ हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है 11 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिला में किया। अब यहां से एक बात आपको जाननी है, आंध्र प्रदेश, ये जो आंध्र प्रदेश है भारत का पहला राज्य है जहां पूरे राज्य में पंचायती राज का शुरुआत एवं चुनाव हुआ। ठीक है, एक पॉइंट और जानना है, 73वां संविधान संशोधन 1992 को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, सतना जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये जानना है स्थानीय स्वशासन। तो यदि स्थानीय स्वशासन ग्रामीण स्तर में हो, तो ग्रामीण स्तर में 3 जानना है। ग्रामीण स्तर में सबसे छोटी इकाई का नाम है ग्राम पंचायत, उससे बड़ी जनपद पंचायत और उससे बड़ी क्या, जिला पंचायत। शहरी स्तर में हो तो शहरी स्तर में ये आंकड़े को अभी आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये चेंज हो गया है, मैं एकदम अपडेटेड आंकड़ा लिखवाऊंगा। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से ध्यान देने वाली बात है, आपको जानना है पंचायती राज के बारे में, तुलना करके पढ़ना है। ध्यान से देखिए, पंचायती राज और नगरीय निकाय को तुलना करके कैसे पढ़ना है। तो पंचायती राज संबंधी संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992 और नगरीय निकाय से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन 1992। 73 पंचायती राज और 74 नगरीय निकाय, दोनों सन क्या है, 1992। अब आपको ये जानना है कि लोकसभा में कब पारित हुए, राज्यसभा में कब पारित हुए, इसके बारे में जानना है। तो देखिए पंचायती राज अधिनियम, ये लोकसभा, LS लिखा हो मतलब लोकसभा, कौन सा सभा जी, लोकसभा। लोकसभा में यह पारित हुआ है 22 दिसंबर 1992। 74वां संविधान संशोधन ये भी पारित हुआ है 22 दिसंबर 1992 को। यह पारित हुआ, किसमें पारित हुआ है, राज्यसभा में। तो देखिए ये जो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज या लोकसभा में पारित हुआ है 22 दिसंबर 1992 को। 74वां संविधान संशोधन जो नगरीय निकाय से संबंधित है, यह भी लोकसभा में पारित हुआ है 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में RS लिखा हो, उसका मतलब है राष्ट्रीय, मत समझ जाना। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा में ये दोनों 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ है 23 दिसंबर 1992 में। दोनों के दोनों लोकसभा में सेम डेट में पारित हुए 22 दिसंबर, दोनों के दोनों राज्यसभा में पारित हुए 23 दिसंबर।
राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा जी? हस्ताक्षर करेगा। तो राष्ट्रपति ने दोनों अधिनियम 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों पर हस्ताक्षर किया है 20 अप्रैल 1993 को, चाहे वो पंचायती राज संबंधित हो या फिर नगरीय निकाय। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। अब प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव की सरकार ने ये पंचायती राज और नगरीय निकाय संबंधित ये जो संविधान संशोधन हुआ है वो नरसिम्हा राव की सरकार के सब हुआ है। चलिए लागू की बात करते हैं। तो पंचायती राज राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू होगा। तो पंचायती राज लागू हुआ है, ये हुआ है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है। नगरीय निकाय लागू हुआ है 1 जून 1993 को लागू हुआ है। अब यह पूरे भारत में पंचायती राज लागू हुआ है, ये 24 अप्रैल को लागू हुआ है, इसलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 1 जून को नगरीय निकाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद जानना है भाग। तो पंचायती राज का भाग है भाग 9 और नगरीय निकाय का भाग 9 क में है। अनुसूची की बात किया जाए तो संविधान में जो 12 अनुसूची है उसमें से 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, 12वीं अनुसूची संबंधित है नगरीय निकाय से। ये जो पंचायती राज में 29 विषय है और नगरीय निकाय में 18 विषय है। पंचायती राज बड़ा है समझो, तो ये 29 विषय और नगरीय निकाय में समझ लेना 18 विषय। अनुच्छेद की बात किया जाए तो पंचायती राज संबंधित अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक। नगरीय निकाय का है 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको जानना क्या है? तो आपको जानना है पंचायती राज की प्रमुख समितियों के बारे में जानना है। क्या क्या समिति है जो पंचायती राज से संबंधित है, इनके बारे में जानना है। तो पंचायती राज के संबंधित कुछ समितियों के बारे में जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना है। तो पंचायती संबंधित जितने भी समितियां हैं, कैसी समितियां हैं? तो याद रख लेना ये समितियां बेड है, BAD बेड है। क्या बेड है? तो बेड है। तो बेड है तो क्या बेड है यहाँ पर जानना है। बेड है जी सब, क्योंकि पीके। बी मतलब जानना है बलवंत राय मेहता समिति। ए मतलब जानना है अशोक राय मेहता समिति, ये उनके बेटे थे। उसके बाद डी वाला दांत वाला समिति, एच वाला हनुमंत राय समिति, GVK राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति और भूरिया समिति। क्या समिति? भूरिया समिति। यदि इनके डेट याद हो तो याद रख लेना है, कुछ कुछ का हमें काम आता ही है। तो बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ है 20 साल बाद अर्थात 1977 में। दांत वाला समिति 1978 में। हनुमंत राव समिति 1984 में। GVK राव समिति 1985 में। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में। PK थुंगन समिति 1988 में और भूरिया समिति 1995 में। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसका गठन पंचायती राज से संबंधित नहीं था। 1952 में कार्यक्रम चलाया गया था। कौन से कार्यक्रम चलाया गया था? तो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992 और 1953 में 1952 में चलाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में चलाया गया था राष्ट्रीय विस्तार नीति। ये दोनों असफल हो गए थे।
तो उसकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अतः बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर गठित समिति नहीं थी। पंचायती राज पर गठित पहली समिति है अशोक राय मेहता, PR लिखा हूं मतलब पंचायती राज, ठीक है। उसके बाद ये जो दांत वाला समिति हनुमंत राव, GV के राव, ये तीनों के तीनों का संबंध है पंचायती राज स्तर पर नियोजन प्लानिंग वाला, अर्थात योजना से संबंधित है। किससे संबंधित है? योजना से संबंधित है। ये जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति, ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से संबंधित है। याद रख लेना, बार बार पूछा गया है। सिंघवी समिति, स से सिंघवी और स से संवैधानिक दर्जा। उसके बाद जानना है भूरिया समिति 1995। तो भूरिया समिति का संबंध है पेशा एक्ट से। कौन से एक्ट से? पेशा एक्ट से संबंधित है, पेशा एक्ट। उसके बाद अब एक एक समिति को हमने डिटेल से पढ़ना चालू किए हैं, एक एक समिति को डिटेल से, ठीक है। देखिए इधर ध्यान से सुनो, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में क्या प्रश्न आता है? तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में तो पूरा जानना है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। क्यों बनी थी बलवंत राय मेहता समिति? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 व राष्ट्रीय विस्तार नीति या कार्यक्रम 1953 की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम 1953 ये दोनों के दोनों क्या हो गए थे जी? असफल। तो कोई भी प्लानिंग, कोई भी कार्यक्रम असफल हो जाता है तो उसके जांच के लिए समीक्षा करते हैं, उसके लिए गठित था बलवंत राय मेहता समिति। ये जो बलवंत राय मेहता जी है ये कौन थे? तो बलवंत राय मेहता जी गुजरात के पूर्व CM थे। क्या थे? गुजरात के पूर्व CM थे। अब बलवंत राय मेहता जी ने क्या उपलब्धि है इनकी? तो बलवंत राय मेहता जी की उपलब्धि है कि बलवंत राय मेहता को स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है और पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता जी ने सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द दिया था। तो शब्द दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द, इसलिए बलवंत राय मेहता जी को स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है और पंचायती राज का वास्तुकार। जनक के बारे में 4 बातें याद रखना है। स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाए तो लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बोला जाए तो बलवंत राय मेहता। पंचायती राज, भारत में पंचायती राज का जनक बोला जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहली बार उद्घाटन किया था। अब आधुनिक भारत में पंचायती राज का जनक बोला जाए तो राजीव गांधी, क्योंकि राजीव गांधी जी ने संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रथम प्रयास किया था। हालांकि उनका प्रयास क्या हो गया था? असफल हो गया था। बलवंत राय मेहता जी ने इसका समिति का गठन 1957 में हुआ था। 1 साल में इन्होंने क्या दिया जी? रिपोर्ट दिया। क्या दिया? रिपोर्ट दिया। तो रिपोर्ट में क्या दिया? रिपोर्ट में क्या दिया ये जानना है। तो रिपोर्ट में यहां पर लिख रहा हूं मैं बलवंत राय मेहता, BRM। तो ये 3 अक्षर में है तो इनको याद रख लेना। बलवंत राय मेहता जी ने दिया है त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया है। 2, एक तो बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। अब इनके बेटे अशोक मेहता। क्या? अशोक मेहता। हमेशा याद रखना बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। और अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया है और दोनों ही बार बार पूछे जाते हैं। किसने 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, किसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। तो ऐसा याद रख लेना, बलवंत राय मेहता ने 3 और बेटा ने 2, अशोक मेहता। ठीक है, अब आगे। तो 3 स्तरीय सुझाव दिया तो कौन कौन से? तो 1, निचले स्तर पर इन्होंने ग्राम पंचायत का सुझाव दिया। ग्राम पंचायत से बड़ा पंचायत समिति और जिला में क्या? जिला परिषद।
देखो ये ग्राम स्तर है, ये विकास खंड स्तर है, और ये कौन सा स्तर है? जिला स्तर है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देखोगे तो कितने स्तरीय पंचायती राज है? 3 स्तरीय। गांव स्तर में ग्राम पंचायत, उससे बड़ा जनपद पंचायत, और उससे बड़ा जिला पंचायत। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए इसके बारे में आपको क्या जानना है। तो ये जो बलवंत राय मेहता ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर देने की सिफारिश किया, ठीक है, और ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द भी दिया, तो प्रतिक्रिया क्या हुआ? इन्होंने 1998 में केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपा, तो इनके सिफारिशों को भारत सरकार ने क्या किया जी? स्वीकार किया। ध्यान से रखना है ना यहाँ से कि बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार किया कि नहीं किया, बाध्यकारी था कि बाध्यकारी नहीं था, ऐसा कूट में दे तो बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को भारत सरकार ने क्या किया? स्वीकार किया। लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी कि वह इसे कितने स्तर पर लागू करेगा। अर्थात बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश, अर्थात बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश बाध्यकारी नहीं था। अब ये लाइन आ चुका है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश बाध्यकारी था कि नहीं था। एक एक लाइन जानना है तभी क्वेश्चन बनेगा। याद रख लेना है, पंचायती राज, संविधान और नगरीय निकाय का क्वेश्चन टफ रहेगा। समझ में आया? आप आए हुए क्वेश्चन को हल करके देखोगे तो एक एक लाइन को ध्यान से जो समझे रहेगा उसी से प्रश्न बनेगा। समझ में आया? इसलिए एक एक लाइन को सिंपल सी, बलवंत राय मेहता ने जो समिति ने सुझाव दिया उसको सरकार ने मान लिया, लेकिन सरकार इसको लागू करने की जिम्मेदारी किस पर छोड़ दिया? राज्य पर। चाहे तो राज्य कितने स्तर पर लागू करेगा ये राज्य की जिम्मेदारी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बलवंत राय मेहता की सिफारिश राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, अब देखो तो कुछ राज्यों ने इसको त्रिस्तरीय लागू किया और कुछ राज्यों ने कितना दी? 4 स्तरीय। तो त्रिस्तरीय लागू करने वाले राज्य ज्यादा होंगे ना, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने कितने स्तर की सिफारिश किया था? 3 स्तर की। कितने स्तर की? 3। तो 3 स्तर की सिफारिश करने वाले राज्य कौन कौन से है? 3 स्तर। तो देखिए आप ये देखोगे कि पंचायत चुनाव में ये जो किसकी सरकार बनेगी, कौन सरपंच बनेगा, ये बाजी कब पलटता है? रात को पलटता है। कब पलटता है? रात तक चला रहता है। रात तक चला रहता है कि कभी ये आगे हो रहा है, ये आगे हो रहा है, क्योंकि रात में बहुत सारे गांधी जी चलते हैं ना। हाँ, और बहुत कुछ चलता है। आर मतलब जानना है राजस्थान, आर मतलब राजस्थान, ए मतलब आंध्र प्रदेश, ए मतलब असम, टी मतलब तमिलनाडु और के मतलब कर्नाटक। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश को त्रिस्तरीय लागू करने वाले 5 राज्यों का क्रम है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। और 4 स्तर पर लागू करने वाले राज्य का नाम जानना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 4 स्तर। तो देखिए एक तो ग्राम स्तर, विकास खंड स्तर और जिला परिषद। आपको याद रख लेना है जनजातीय परिषद किस राज्य का निकाय है? पंचायती राज संबंधित। तो कहाँ की है? पश्चिम बंगाल। बाकी जगह नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जानकारी जानना है। उसके बाद जानना है अशोक मेहता जी के बारे में जानना है। अशोक मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1977 में। क्यों गठन हुआ था? गठन का कारण तो पंचायती राज पर गठित पहली समिति मानी जाती है। कौन सी? अशोक मेहता। जबकि बलवंत राय मेहता पंचायती राज पर गठित पहली समिति नहीं था। वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार नीति 1953 की असफलता की समीक्षा के लिए गठित था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो अशोक मेहता जी ने कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया?
2 स्तर। अब बलवंत राय मेहता जी ने 3। तो 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करने वाले हैं अशोक मेहता। कौन कौन से? मंडल पंचायत और जिला परिषद। मंडल पंचायत और क्या? जिला परिषद। अब देखो, पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होना चाहिए, ये अशोक मेहता जी ने सिफारिश किया। एसटी एसटी के आरक्षण की सिफारिश किसने किया? अशोक मेहता ने। पंचायतों के कराधान की सिफारिश किसने किया? अशोक। अब इसको आपको लंबे समय तक याद कैसे रखना है, ये मैं आगे बता रहा हूं। देखिए, ध्यान से देखना है, ठीक है। एम लिखा हूं तो एम मतलब अशोक मेहता, एम मतलब अशोक, 2 अक्षर वाला है। तो 2 अक्षर से एक तो 2 स्तरीय, 2 लिख रहा हूं ऐसे जी, 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया? अशोक मेहता ने। और ये एसटी एससी लिख रहा हूं तो कितना अक्षर में आएगा? 2 अक्षर में। तो एसटी एसटी का आरक्षण की सिफारिश किसने किया है? अशोक मेहता ने, जो आज तक पंचायती चुनाव में लागू होता है। एसटी और एससी को विशेष आरक्षण मिलता है, ठीक है, उनकी जनसंख्या के आधार पर। और दल लिख रहा हूं, दल 2 अक्षर में। तो ये जो पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होने की सिफारिश किसने किया था? अशोक मेहता ने। टीएक्स लिखा हूं, टैक्स, टीएक्स मतलब क्या जी? टैक्स, टैक्स मतलब क्या जी? ये जो टैक्स, ये मतलब क्या? कर लेने की शक्ति पंचायतों के पास होनी चाहिए, इसकी सिफारिश किसने किया है? अशोक मेहता ने। देखो, वर्तमान में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत में चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होता है, जबकि ग्राम पंचायत का चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं होता है। ये जो सरपंच पंच का चुनाव होता है, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी, एसपी ऐसा नहीं रहता है इसमें। जबकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत राजनीतिक दलों के आधार पर होता है। ये तो इतना पढ़े ही है, ठीक है। चलिए आगे, आगे आपको क्या जानना है? देखिए, राजनीतिक दल पर आधारित चुनाव तो ग्राम पंचायत में नहीं होता है, जबकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत में राजनीतिक दलों के आधार पर चुनाव होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखो, आगे ये जानना है कि जी.भी. के राव समिति, इसका गठन हुआ था 1985 में। इन्होंने पंचायतों के बारे में भारत सरकार को क्या सिफारिश किया था? सरकार ने किन किन बातों को इनका लागू किया है? तो जी.भी. के राव समिति ने जिला स्तर पर जिला नियोजन प्लानिंग समिति की सिफारिश किया। और जानना है, जिला में जिला विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाए, ये इन्होंने सिफारिश किया। आज भी होता है ना, जिला स्तर पर चुनाव संबंधित प्रमुख अधिकारी होते हैं उस जिला के कलेक्टर। कौन होते हैं? जिला के कलेक्टर। इसकी सिफारिश किया है जी.भी. के राव समिति ने, ठीक है। देखो, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि समिति ने अलग से पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश किया है। तो जी.भी. के राव समिति ने किसकी सिफारिश किया है? कि भारत सरकार को सिफारिश किया कि अलग से एक पंचायती राज का मंत्रालय बनाया जाए। क्या बनाया जाए? मंत्रालय बनाया जाए। समझ में आया? तो उसकी सिफारिश किसने किया? जी.भी. के राव ने। किसको पता है कि भारत सरकार में, केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्रालय किस मंत्री के पास है अभी? केंद्र में। और राज्य में पंचायती राज मंत्री कौन है? राज्य में पंचायती राज मंत्री कौन है छत्तीसगढ़ शासन में? चलिए बताइए, कौन है पंचायती राज मंत्री? कल से पंचायती राज चालू हुआ है, तो कल से तो आपके दिमाग में अपडेट करना चाहिए था। 2 चीज होमवर्क है, केंद्र में पंचायती राज मंत्रालय किसके अधीन है और राज्य में किसके अधीन है। समझ में आया? ऑप्शन दो तो बनेगा क्या? चलो केंद्र में बताओ, शिवराज सिंह चौहान एक ऑप्शन, धर्मेंद्र प्रधान दूसरा, राजनाथ सिंह तीसरा, अमित शाह चौथा, इनमें से कोई नहीं पांचवा। धर्मेंद्र प्रधान। कौन बोल रहा है? कौन है? चलो कल मैं पूछूंगा ना, या जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके बताना, केंद्र में पंचायती राज मंत्रालय विभाग किसके पास है और छत्तीसगढ़ में किसके पास है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया। इन्होंने भी 4 स्तरीय, जी.भी. के राव ने कितना स्तरीय? 4 स्तरीय। कौन कौन से स्तर है हल्का फुल्का सुन लो, याद नहीं रहेगा तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पंचायती राज ये वाला इसका जानना बहुत जरूरी है। ये वाला पंचायती राज मंत्रालय किसका सिफारिश किस समिति ने किया? जी.भी. के राव ने। 4 स्तर, ग्राम स्तर पे, विकास खंड स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे। ठीक है, तो ये 3 तो अभी लागू है ही। देखिए उसके बाद इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जी.भी. के राव समिति ने, क्या लिख रहा हूं मैं? जी.भी. के राव समिति। ये हो गया शॉर्टकट में। कितने अक्षर का है? 5 अक्षर का। याद रख लेना है, प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित चुनाव की सिफारिश किसने किया है? जी.भी. की राव समिति, जो वर्तमान में भी लागू होता है। पंचायती राज में प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है? चुनाव। देखो 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया? बलवंत राय मेहता। 2 स्तरीय अशोक मेहता। पंचायती राज मंत्रालय, अब 5 साल में चुनाव होना चाहिए, जी.भी. के राव। ये जानना जरूरी है, 5 साल में वर्तमान में चुनाव होते ही हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहां से लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इसके बारे में ये तो इम्पोर्टेंट है कि इसकी स्थापना कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1986 में। कब हुआ है? 1986। स से सिंघवी और स से संवैधानिक दर्जा। क्या जानोगे? संवैधानिक दर्जा। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का क्या किया? सिफारिश किया। क्या किया है? सिफारिश। अब कब से मिला है इनको जी? 73वां संविधान संशोधन 1992। और सिफारिश कब किया गया? ठीक, तो स से सिंघवी और स से संवैधानिक दर्जा। तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन क्यों किया गया? तो पंचायतों के पुनरुद्धार के लिए, ठीक है, गठित समिति थी। इन्होंने क्या क्या सिफारिश किया? तो स से सिंघवी और स से क्या जानना है? संवैधानिक दर्जा। स से सिंघवी और स से सारे बात भूल जाओगे। इसका गठन 1986 और सिफारिश क्या किया? संवैधानिक दर्जा। स से सिंघवी और स से संवैधानिक। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ना। देखिए परिणाम क्या हुआ? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को क्या दर्जा दिया गया? संवैधानिक। उसके बाद जानना है पी के थुंगन समिति, इसका गठन 1988 में। इनकी सिफारिश क्या क्या है? तो देखो, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की अनुशंसा की। दोनों बताया था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश 2 समिति, सिंघवी और क्या? पी के थुंगन समिति के बारे में। दूसरा, जिला परिषद को पंचायती राज का केंद्र बनाने की सिफारिश किया कि जिला परिषद को पंचायती राज का केंद्र। अभी भी पंचायती राज का केंद्र कौन सा है? जिला। पंचायत में उस जिला के अंतर्गत, चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे वो जनपद पंचायत हो, केंद्र कौन सा है? जिला। जिला पंचायत ही अभी क्या है? केंद्र है। समझ? 3 भाई है समझो। सबसे छोटा भाई ग्राम पंचायत, उससे बड़ा मंझला भाई जनपद पंचायत और बड़ा भाई कौन सा है? जिला पंचायत। ठीक है, आगे इसका और कहानी से रिलेट करके बताऊंगा। ठीक है, आगे चलो इधर। भूरिया समिति के बारे में, तो भूरिया समिति के बारे में तो बहुत चीज पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ में भी पढ़ोगे इसको। भूरिया समिति का गठन हुआ है 1995 में। इन्होंने किसकी सिफारिश किया? तो पेशा एक्ट की सिफारिश किया। पेशा एक्ट। पेशा एक्ट का फुल फॉर्म, पी मतलब पंचायत, ई मतलब एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार करने की बात किया गया है। अब यहाँ से परिणाम, सरकार ने पेशा एक्ट 1996 में पारित किया, जबकि इसका सिफारिश किसने किया था? भूरिया समिति ने 1995 में सिफारिश किया था और सरकार ने
संसद में पेशा एक्ट को कब पारित किया है जी? 1996 में। देखिए वर्तमान में 10 राज्यों में पेशा एक्ट है। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, इसको ऐसे नक्शा के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। 10 राज्य देखो 10। एक तो छत्तीसगढ़ बनाओगे, हम छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ को केंद्र मान के बनाएंगे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। अब देखिए छत्तीसगढ़ के नजदीक में एक तो जानना है आपको मध्य प्रदेश। क्या जानना है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड। इतना हो गया। देखो छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 2, महाराष्ट्र 3, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना 5, उड़ीसा 6, झारखंड 7, हिमाचल प्रदेश 8 और 2 इधर जाना है राजस्थान और गुजरात। 8 और 9 और कितना? 10। 10 राज्यों में देखो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कितना? गुजरात। एक दो बार लिख लिख के देखोगे तो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो पेशा एक्ट के उद्देश्य के बारे में। पेशा एक्ट के उद्देश्य क्या क्या है, इसको अलग से क्लास लूंगा मैं। तो पेशा एक्ट के बारे में अलग से ही एक क्लास ही लेंगे, ठीक है। पेशा एक्ट, तो पेशा एक्ट छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ है? तो 8 अगस्त 2022 ये डेट पूछा गया है। उसके बाद पेशा एक्ट छत्तीसगढ़ में पढ़े हो, लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है? 7वां। तो यहाँ पर अलग से हम मैप के माध्यम से समझेंगे 28 जिलों में छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में पेशा एक्ट लागू है और 33 जिलों में किन किन जिलों में लागू है, ठीक है। तो इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में कुछ नए आंकड़े हैं, इसके बारे में एक अलग से पेशा एक्ट के बारे में क्लास ही लेंगे, ठीक है। देखिए ये बिंदु हमें जानना है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सरकारी प्रयास क्या क्या हुआ, किन किन सरकारों ने प्रयास किया, उसके परिणाम क्या हुए। तो पहला प्रयास किया है राजीव गांधी जी की सरकार ने 1989 में। राजीव गांधी जी की सरकार ने 74वां संविधान संशोधन लाने का प्रयास किया जो पंचायती राज से संबंधित था, और 65वां संविधान संशोधन लाने का प्रयास किया जो नगरीय निकाय से संबंधित था। लेकिन राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। क्योंकि राज्य सरकार ने इसलिए खारिज किया क्योंकि केंद्र को ज्यादा शक्ति दिया गया था, और उसी समय लोकसभा क्या हो गया जी? भंग हो गया। लोकसभा क्या हो गया? भंग हो गया। अतः राजीव गांधी जी का यह पहला प्रयास क्या हो गया? असफल हो गया। पहला प्रयास तो किया, असफल हो गया, लेकिन पहला प्रयास किया, इसलिए राजीव गांधी जी को आधुनिक भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है। ये बात याद रखना है, ठीक है। आगे नरसिम्हा राव की जब सरकार आई, नरसिम्हा राव की सरकार 1992 में इन्होंने 73वां संविधान संशोधन किया जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992, ये दोनों कब हुए हैं? 1992 में हुए हैं। ये दोनों कब हुए हैं? 1992। 73वां पंचायती राज से, 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय, ये दोनों के दोनों नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ है। नरसिम्हा राव की सरकार ने लोकसभा में पास किया है 22 दिसंबर को 73वां संविधान संशोधन को भी और 74वां संविधान संशोधन को भी। उसके बाद राज्यसभा में उसके अगले दिन 23 दिसंबर 1992 में। उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ 20 अप्रैल 1993 में। दोनों के दोनों 20। राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और प्रधानमंत्री कौन थे जी? नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये पूरे भारत में लागू कब हुआ? तो पंचायती राज लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को।
इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन का परिणाम क्या रहा? तो यह सफल रहा और पंचायती राज एकता अस्तित्व में आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 की विशेषताएं क्या है? क्या विशेषताएं रही है? इसके विशेषताएं से प्रश्न पूछेगा तो क्या क्या बातों को आपको ध्यान देना है विशेषताएं के बारे में। तो सबसे पहले ग्राम पंचायतों की गठन की स्थिति में सुधार किया गया, कि ग्राम पंचायत के गठन की स्थिति में सुधार किया गया। देखो दूसरा, भारत में 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे भारत में क्या हो गया? लागू हो गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 कब लागू हुआ है? ठीक, यह पारित कब हुआ है? तो 1992 में क्या हुआ है? पारित हुआ है। और 1993 में क्या हुआ है? लागू हुआ है। किसी को भी पूछे 1992 और 93 रहेगा ही रहेगा। समझ में आया? तो देखिए तीसरा बात है, सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी था। अब इसको संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है, तो सभी राज्यों के लिए यह क्या था जी? बाध्य। याद रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 सभी राज्यों के लिए क्या था? बाध्यकारी, मतलब राज्यों को लागू करवाना ही था। लागू होने के एक वर्ष के भीतर सभी राज्यों को लागू करवाना अनिवार्य था। 73वां संविधान संशोधन 1992 सभी राज्यों के लिए क्या था? बाध्यकारी। और कब तक बाध्यकारी था? जब से लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 से एक वर्ष के भीतर सभी राज्य यथाशीघ्र क्या करें? इसको लागू करवाएं। कितने वर्ष के भीतर? एक वर्ष। इस लाइन से जानना है कि यह क्या था? बाध्यकारी, जबकि बलवंत राय मेहता की सिफारिश बाध्यकारी नहीं था। इन बातों को याद रखना है। देखो चौथा पॉइंट, 74वां संविधान संशोधन को अपनाने वाला पहला राज्य, इंपॉर्टेंट है, पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का जिला पूछे तो कौन सा? सतना जिला। कौन सा जिला? सतना। अब देखो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 इनके बारे में क्या जानना है? तो अपनाएगा तो मध्य प्रदेश के भी विधानसभा में क्या होगा जी? पेश होगा। विधानसभा में क्या होगा? पेश होगा। VS मतलब क्या है? विधानसभा। VS मतलब विधानसभा। यहाँ पर लिख देता हूं विधानसभा। विधानसभा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में ये पारित कब हुआ है? 30 दिसंबर 1993 को। 30 दिसंबर 1993। और अब मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित होने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। विधानसभा में कोई भी बिल पारित होगा तो राष्ट्रपति अनुमोदित करेगा, संसद में होगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ तो राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया और राज्यपाल ने उस पर सिग्नेचर किया है 25 जनवरी 1994 को। कब किया है? 25 जनवरी 1994 को। और 73वां संविधान संशोधन को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए 25 जनवरी को किया है, इसलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मतदाता। 25 अप्रैल को मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 को अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने उसको अनुमोदित किया था। उस पर हस्ताक्षर कब किया था? 25 जनवरी 1994 को। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया। राज्यपाल कौन थे उस समय मध्य प्रदेश के? तो उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे जी? मोहम्मद शफी कुरैशी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? कौन बताएगा? क्या है? क्या है? ठीक। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल ठीक है,
कल मैं हर व्यक्ति से पूछूंगा स्वेच्छा से एक स्टूडेंट 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम बताएगा। ठीक है, एक दिन में पूरे के पूरे नहीं याद होंगे तो कम से कम 3-3 4-4 ऐसे याद करो ना, मुख्यमंत्री और किसको, राज्यपाल। अभी आपने देखे होंगे कि रेलवे का पेपर हो रहा है, कभी ना कभी पेपर में कभी मुख्यमंत्री को कभी राज्यपाल को पूछ ही रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ सार बातें जानना है पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपको दिमाग में फंसाएगा, यह पंचायती राज अधिनियम ये पारित कब हुआ है, 1992 में। पारित कब हुआ है जी, 1900। लागू कब हुआ है, 1993 में। भाग कौन सा है, 9वां। अनुसूची कौन सी है, कितने विषय है, 19। अनुच्छेद क्या है, 243। कौन सा, 243। और उप अनुच्छेद क्या है, 15। क्योंकि 243 से 243 ए से कहां तक, ओ तक। ए से कहां तक, ओ से। और रीजनिंग में बताया हूं ओ का क्रमांक कितना है, 15। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे लिखते लिखते जाओगे कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको जानना है, देखिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 जो मध्य प्रदेश का अधिनियम था ना, उसे ही छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना लिया है। फर्क क्या है, जहां पर मध्य प्रदेश लिखा था वहां पर मध्य प्रदेश की जगह में क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 अध्याय किस अध्याय में है, 15। अनुसूची कौन सी, 4। और धारा कौन सी। ठीक है, आगे सुनो, इधर इधर पंचायती राज लागू नहीं हुआ, अब पूरे भारत में लागू हुआ, तो कहां कहां लागू नहीं हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन निम्न क्षेत्रों में लागू नहीं हुआ था। कहां लागू नहीं हुआ था, तो देखो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, पहले लागू नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान में धारा 370 हटने के बाद वहां भी अब क्या हो गया है, लागू हो गया है। ठीक है, ये जो यूटी लिख रहा हूं तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में नहीं लागू हुआ था। ठीक ना, पूर्णतः लागू नहीं हुआ था, तो पूर्णतः लागू नहीं हुआ था मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में। ठीक है, और कुछ राज्यों में लागू हुआ था और कुछ हिस्सों में लागू, कुछ हिस्सों में लागू नहीं हुआ था। तो मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में लागू नहीं हुआ था और पश्चिम बंगाल के गोरखा क्षेत्र में लागू नहीं हुआ था। इतना डीप में नहीं जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ज्यादा पूछेगा। पंच सरपंच को हटाते कैसे हैं, आरक्षण कैसे हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए यदि इसको आप ट्रिक से याद करोगे तो दिल में रमलैंड, दी से दिल्ली में लागू नहीं हुआ, मे से मेघालय में, रम से मिजोरम में और लैंड से नागालैंड में, ये लागू नहीं हुआ था। अब देखो ये जो पंचायती राज अधिनियम 1993 इसको न्यायालय में वाद योग्य बनाया गया। न्यायालय में क्या दिया जा सकता है, इसको चुनौती, ताकि इसमें संशोधन होते रहे। ठीक है, बाध्यकारी प्रावधान और एक गैर बाध्यकारी प्रावधान, तो कौन कौन से प्रावधान ऐसे थे जो बाध्यकारी थे, तो देखिए यहाँ पर देखिए बाध्यकारी प्रावधान की बात किया जाए तो पंचायतों की स्थापना करना, सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना करना अनिवार्य था लागू होने के 1 वर्ष के भीतर। देखिए ऐसा राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ऐसे राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां द्वि स्तरीय पंचायती राज का गठन हो। ऐसे राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां कितने स्तरीय जी, 2 स्तरीय। अब 20 लाख से अधिक है वहां कितने स्तरीय, 3 स्तरीय। तो 20 लाख से कम है तो ग्राम पंचायत और डायरेक्ट क्या, जिला पंचायत। देखिए ग्राम विकास खंड एवं जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्या होना चाहिए, अप्रत्यक्ष। क्या होना चाहिए, अप्रत्यक्ष होना चाहिए। देखो योग्यता क्या रखा गया था उस समय, 21 वर्ष। अभी फिर से इसमें चेंज हुआ है ना, संशोधन हुआ है पार्षद का, मेयर का, सरपंच का। तो क्या 2024 में संशोधन हुआ है उसका अलग से क्लास लूंगा मैं।
कार्यकाल कितना है 5, अभी भी कितना है 5। एसटी एससी और महिलाओं को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में तो 50% महिला रिजर्वेशन हो ही गया है। समझ में आया? नया अपडेट क्या है इसको अलग से पढ़ेंगे। राज्य में वित्त आयोग की स्थापना होगी। अभी भी हर राज्य में वित्त आयोग की स्थापना होती है कि नहीं होती है ना? ठीक, कौन बताएगा राज्य में वित्त आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ठीक है, कौन से वित्त आयोग चल रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होता है कि नहीं होता है? होता है। अभी कौन है छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष? कमेंट करके बताओ, ठाकुर राम सिंह है कि अब चेंज होके कोई दूसर बन गए हैं? ठीक है, आप लोगों को सबको अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है।